हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में हमने शिक्षा के ज्ञान मीमांसकीय आधार के अंतर्गत डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्कूल को देखा था। साथ ही साथ तत्व मीमांसा का क्या महत्व है, क्या प्रकृति है का अध्ययन किया था। आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। तो इसके लिए भी आप दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे शिक्षण और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रशिक्षण। सबसे पहले हम शिक्षण में देखते हैं। पहला अंतर है शिक्षण का स्वरूप व्यापक है। टीचिंग या शिक्षण का स्वरूप व्यापक है। प्रशिक्षण की तरफ हम लिखेंगे प्रशिक्षण का स्वरूप सीमित है, क्योंकि यदि हम किसी भी विषय का, मान लीजिए आप बीएड करने आए हैं, तो इसका प्रशिक्षण सीमित है। 2 वर्षीय कोर्स है। पाठ समाप्त करने के बाद आपका मूल्यांकन होता है, आपका एग्जाम होता है। आप एग्जाम पास करते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाती है, मतलब कि आपका प्रशिक्षण समाप्त हुआ। लेकिन शिक्षण जो है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। दूसरा डिफरेंसेस है शिक्षण एक दीर्घ अवधि प्रक्रिया है। अवधि मतलब टाइम। शिक्षण एक दीर्घ अवधि प्रक्रिया है। शिक्षण का कोई अंत नहीं है। आप जब चाहिए एक विषय से पीजी कर लिया, आपकी इच्छा है कि मैं दूसरे विषय से करूं, आप दूसरे विषय से करेंगे। तो शिक्षण जीवन पर्यंत चलती है, अतः यह एक दीर्घ अवधि प्रक्रिया है। प्रशिक्षण नंबर 2 डिफरेंसेस है प्रशिक्षण में वांछित कौशल में दक्षता प्राप्त होने तक इसे बार बार दोहराया जाता है। प्रशिक्षण में वांछित कौशल, जिस कौशल के लिए आप प्रशिक्षण लेने गए हैं, उसे जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उसे बार बार दोहराया जाता है। तो लिखेंगे हम प्रशिक्षण में वांछित कौशल में दक्षता प्राप्त होने तक इसे बार बार दोहराया जाता है। तीसरा डिफरेंसेस है, थर्ड डिफरेंस है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अभिकरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रशिक्षण में हम लिखेंगे प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एक या एक से अधिक कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एक या एक से अधिक कौशलों में दक्षता प्राप्त करना है। नंबर 4 शिक्षण में दिया जाने वाला ज्ञान, शिक्षण में दिया जाने वाला ज्ञान जीवन से संबंधित, उपयोगी तथा अनुभव से मिश्रित होता है। शिक्षण में दिए जाने वाला ज्ञान जीवन से संबंधित, उपयोगी एवं अनुभव से संबंधित होता है, इसलिए इसकी प्रकृति स्थायी होती है। प्रशिक्षण में हम लिखेंगे प्रशिक्षण में दिया जाने वाला ज्ञान कौशल के विकास से संबंधित होता है। प्रशिक्षण में दिया जाने वाला ज्ञान कौशल के विकास से संबंधित होता है। नंबर 6 डिफरेंस है शिक्षक का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है और वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। शिक्षण का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है और वह बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निश्चित होता है और उसमें क्रियात्मक पक्ष मुख्य होता है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निश्चित होता है और उसमें क्रियात्मक पक्ष
मुख्य होता है। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, आप बीएड करने आए हैं तो यहाँ आपका पाठ्यक्रम निश्चित है कि फर्स्ट ईयर में आपको पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ना है, उसके साथ साथ EPC 1, 2, 3 पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में आपको पेपर 8, 9, 10 पढ़ना है, साथ ही साथ जो आपके ऑप्शनल पेपर है, क्राफ्ट है, कंप्यूटर है, टेलरिंग है, जो भी है उसको आपको पढ़ना है। फिर इसमें कह रहा है कि इसमें क्रियात्मक पक्ष मुख्य होता है, प्रशिक्षण में क्रियात्मक पक्ष मुख्य होता है। तो क्रियात्मक पक्ष मुख्य होता है। देखिए, फर्स्ट ईयर में आप 1 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं, सेकेंड ईयर में आप 4 महीने की टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं। इसका मतलब है करके सीखना। आपका क्रियात्मक पक्ष इसमें विशेष आयाम रख रहा है। नंबर 7 है शिक्षण वैचारिक प्रक्रिया है, और प्रशिक्षण में हम लिखेंगे प्रशिक्षण यांत्रिक प्रक्रिया है। शिक्षण वैचारिक प्रक्रिया है और प्रशिक्षण यांत्रिक प्रक्रिया है। नंबर 8 है शिक्षण प्रशिक्षण का आधार है। शिक्षण प्रशिक्षण का आधार है, और प्रशिक्षण में हम लिखेंगे प्रशिक्षण का प्रारंभ हेतु शिक्षण आवश्यक नहीं है। इसको देखिए, आप समझिए। नंबर 8 डिफरेंस है, शिक्षण प्रशिक्षण का आधार है। आप बीएड करने आए हैं, उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएट होना है, तो तभी आप प्रशिक्षण ले पाएंगे। बीएड की प्रशिक्षण आप तभी ले पाएंगे जब आपने ग्रेजुएशन किया है। तो प्रशिक्षण प्रशिक्षण का आधार है। और इस तरफ हम लिखेंगे प्रशिक्षण के प्रारंभ हेतु किसी भी प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण के प्रारंभ हेतु शिक्षण आवश्यक नहीं है। नंबर 9 डिफरेंस है शिक्षण किसी भी तथ्य अथवा वस्तु के सैद्धांतिक पक्षों तथा ज्ञान के प्रतिपादन से संबंधित होता है। शिक्षण किसी भी तथ्य अथवा वस्तु के सैद्धांतिक पक्षों तथा ज्ञान के प्रतिपादन से संबंधित होता है। प्रशिक्षण में लिखेंगे प्रशिक्षण का सीधा तथा स्पष्ट संबंध व्यवहार परिवर्तन तथा दक्षता के विकास से होता है। प्रशिक्षण का सीधा तथा स्पष्ट संबंध व्यवहार परिवर्तन एवं दक्षता के विकास से होता है। नंबर 10 डिफरेंस है, शिक्षण में आ जाइए। नंबर 10 डिफरेंस है औपचारिक शिक्षण में मुख्यतः व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद जैसी शिक्षण विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। औपचारिक शिक्षण में मुख्यतः व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद जैसी शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। प्रशिक्षण में हम लिखेंगे प्रशिक्षण में जैसी कुशलता विकसित करनी होती है, प्रशिक्षण में जैसी कुशलता विकसित करनी होती है उसके अनुरूप शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है, उसके अनुरूप शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर 11 है शिक्षण में व्यक्ति के सद्व्यवहारों का पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षण में व्यक्ति के सद्व्यवहारों का पुनर्बलन किया जाता है। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, जिससे कि उसके व्यक्तित्व में निखार आ सके। और प्रशिक्षण में हम लिखेंगे प्रशिक्षण के दौरान कौशल से संबंधित व्यवहारों का पुनर्बलन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कौशल से संबंधित व्यवहारों का पुनर्बलन किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है शिक्षण में सामाजिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। शिक्षण में सामाजिक अनुशासन पर बल दिया जाता है।
और प्रशिक्षण में लिखेंगे प्रशिक्षण में सामान्यतः कठोर अनुशासन पर बल दिया जाता है। प्रशिक्षण में सामान्यतः कठोर अनुशासन पर बल दिया जाता है, इसीलिए किसी भी चीज की ट्रेनिंग को आप देखिएगा वो टफ होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, अगला डिफरेंस है नंबर 13। शिक्षण में विशिष्ट तथा निश्चित शिक्षक होते हैं। शिक्षण में विशिष्ट तथा निश्चित शिक्षक होते हैं। और प्रशिक्षण में लिखेंगे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर प्रशिक्षक को नियुक्त किया जाता है। नंबर 14 है शिक्षण में मूल्यांकन सतत चलता रहता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस। शिक्षण में मूल्यांकन सतत चलता रहता है और प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रशिक्षण जो है वो सतत नहीं चलता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि फलाने चीज का प्रशिक्षण 1 साल का है, फलाने का 2 साल का, फलाना 4 साल का है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद मूल्यांकन होता है और प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। शिक्षण में व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा है। शिक्षण में व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा है और प्रशिक्षण में आर्थिक पक्ष प्रेरणा स्रोत होता है। हमको मान लीजिए आपको इच्छा है, आपके घर में आप बीएड कर रहे हैं, आपको देख के आपके छोटे भाई बहन को भी इच्छा होती है कि हम बीएड करेंगे, लेकिन उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, इकोनॉमी की आवश्यकता होती है। यदि आपका आर्थिक पक्ष कमजोर है तो आप अपनी इच्छा को दबाएंगे कि नहीं, हमारे पास तो बीएड करने लायक मनी नहीं है, तो हम कुछ और कर लेते हैं। तो प्रशिक्षण में आर्थिक पक्ष प्रेरणा स्रोत होता है। तो ये हो गया टोटल 15 डिफरेंस शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। अब हम देखते हैं अगला डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। पहले हमने देखा टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस, अब हम देखेंगे नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए भी आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे नॉलेज, दूसरी तरफ लिखेंगे इंफॉर्मेशन। कभी भी डिफरेंस आप कहानी के जैसा नहीं लिखेंगे। जब भी डिफरेंस पूछे उसके लिए आप 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ एक लिखिए और दूसरी तरफ दूसरा, जो भी डिफरेंस पूछा है 2 कॉलम आप बनाएंगे। एक तरफ हम लिखते हैं, पहले मैं आपको नॉलेज बताऊंगी, फिर इंफॉर्मेशन बताऊंगी। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, पहला कॉलम है नॉलेज का, दूसरा कॉलम है इंफॉर्मेशन का। तो नॉलेज में हम पहला डिफरेंस देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। ज्ञान में हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। दूसरी तरफ हम सूचना में लिखते हैं कि सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है, और सूचना की तरफ हम लिखेंगे कि सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। नंबर 2, दूसरा डिफरेंस है, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो ज्ञानी है, शिक्षित है। वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो ज्ञानी है, शिक्षित है। और सूचना में हम लिखेंगे, इंफॉर्मेशन में लिखेंगे, सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति का ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति का ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। तीसरा डिफरेंस है, ज्ञान का बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अधिक महत्व है। ज्ञान का बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इंफॉर्मेशन में हम लिखेंगे, सूचनाओं का बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। सूचनाओं का
बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। नंबर 4 डिफरेंस है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। और सूचना में लिखेंगे, सूचना का क्षेत्र सीमित होता है। सूचना का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 5 डिफरेंस है, ज्ञान मात्र आंकड़े नहीं है। और सूचना में लिखेंगे, सूचना में आंकड़े होते हैं। जैसे मैंने आज अटेंडेंस लिया, 100 बच्चे हैं, 100 में आज 85 आए हैं, तो मैं सूचना दूंगी कि 85 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो सूचना में आंकड़े होते हैं। नंबर 6 में हम देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता आवश्यक है। जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो प्रामाणिक है अथवा नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता आवश्यक है। सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है, नंबर 8 डिफरेंस है, ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास आवश्यक होता है। ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास आवश्यक होता है। सूचना की प्राप्ति में तथ्यों का होना आवश्यक है। जो भी हम सूचना दे रहे हैं उसमें तथ्य होने चाहिए। सूचना की प्राप्ति में तथ्यों का होना आवश्यक है। नंबर 8 डिफरेंस है, ज्ञान प्राप्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है। सूचना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सूचना प्राप्ति में ज्ञान का विकास या बौद्धिक विकास नहीं होता है। नंबर 9 डिफरेंस है, ज्ञान प्राप्त करने से आत्मिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने से आत्मिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। सूचना प्राप्त करने में इस प्रकार का कुछ भी सुख नहीं मिलता है, सिर्फ जानकारियाँ एकत्र होती हैं। सूचना प्राप्त करने से जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई आध्यात्मिक आपको या आत्मिक सुख नहीं होता है। नेक्स्ट है, ज्ञान सत्य विश्वास होता है। ज्ञान सत्य विश्वास होता है। सूचना में लिखेंगे, सूचना किसी संदर्भ तथा उद्देश्य से प्रेरित होता है। जैसे अभी संदर्भ है, कोविड का समय चल रहा है तो हम न्यूज़ खोलते हैं, क्या हुआ आज झारखंड में कितने कोविड, रांची में कितने मिले। तो किसी न किसी संदर्भ से, किसी न किसी उद्देश्य से हम प्रेरित होकर के सूचना को देखते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, ज्ञान परिवर्तन सूचक होता है। ज्ञान परिवर्तन सूचक होता है। और इंफॉर्मेशन, सूचना में लिखेंगे, सूचना परिष्कृत तथ्य होती है। सूचना परिष्कृत तथ्य होती है। परिष्कृत मतलब फिल्टर्ड, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह। नेक्स्ट है, ज्ञान भली भांति संगठित होता है। नेक्स्ट डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस है, ज्ञान भली भांति संगठित होता है। सूचना का संगठित होना या न होना आवश्यक नहीं है। सूचना गलत भी हो सकता है, देने वाले के तथ्य आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। उसे जो सूचना प्राप्त होगी वही वो ला करके देगा ना, उसमें कोई तो सूचना का संगठित होना या न होना आवश्यक नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे एक लास्ट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड बिलीफ। डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड बिलीफ। रीजन यहाँ पर हो गया कारण और बिलीफ हो गया विश्वास। तो इसके लिए भी हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले फर्स्ट कॉलम में आप लिखिएगा रीजन, दूसरे कॉलम में आप लिखिएगा बिलीफ। पहला डिफरेंस है, रीजन में आप देखिए, पहला डिफरेंस है, कारण का उदय किसी घटना या क्रिया के साथ होता है। कारण में हम लिखेंगे पहला डिफरेंस, कारण का उदय किसी घटना या क्रिया के साथ होता है। और विश्वास,
बिलीफ वाले कॉलम में हम लिखेंगे पहला डिफरेंस, विश्वास हमारी क्रियाओं को संचालित करता है। विश्वास हमारी क्रियाओं को संचालित करता है। फिर आ जाइए आप रीजन वाले कॉलम में, कारण वाले कॉलम में, और नंबर 2 डिफरेंस है, कारण सही और गलत में भेद करने की योग्यता है। कारण सही या गलत में भेद करने की योग्यता है। और विश्वास में लिखेंगे, विश्वास व्यक्ति की प्रेरणा का आधार होता है। विश्वास व्यक्ति की प्रेरणा का आधार होता है। नंबर 3 डिफरेंस है, कारण में पूर्व ज्ञान और अनुभवों का आश्रय लिया जाता है। कारण में पूर्व ज्ञान और अनुभवों का आश्रय लिया जाता है। विश्वास में हम लिखेंगे तीसरा डिफरेंस, विश्वास एक तथ्य की विश्वसनीयता की स्वीकार्यता है। विश्वास एक तथ्य की विश्वसनीयता की स्वीकार्यता है। नंबर 4 है, कारण के अनेक आधार हो सकते हैं। कारण के अनेक आधार हो सकते हैं। और विश्वास में हम नंबर 4 डिफरेंस लिखेंगे, विश्वास के आधार का निर्णय लिए या दिए जा सकते हैं। विश्वास के आधार पर निर्णय लिए या दिए जा सकते हैं। नंबर 5 डिफरेंस है, कारण में ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। कारण में ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। और विश्वास में हम लिखेंगे, विश्वास में सत्य का होना आवश्यक नहीं है। नंबर 6 डिफरेंस है, कारण एक जटिल अवस्था है जो अनेक प्रयासों के बाद स्पष्ट होता है। और विश्वास में लिखेंगे, विश्वास एक शांत अवस्था है जो किसी क्रिया की ओर अग्रसर होता है। यह एक शांत अवस्था है। विश्वास एक शांत अवस्था है जो किसी क्रिया की ओर अग्रसर होता है। नंबर 7 डिफरेंस है, कारण नंबर 7 डिफरेंस है, कारण मानवीय मस्तिष्क की मानसिकता या शारीरिक योग्यता का एक भाग है। कारण मानवीय मस्तिष्क की मानसिक या शारीरिक योग्यता का एक भाग है। और विश्वास में लिखेंगे, विश्वास आशाओं को वास्तविकता में बदलने की एक शक्ति है। नंबर 8 डिफरेंस है, कारण विभिन्न तर्कों पर निर्भर करता है। कारण विभिन्न तर्कों पर निर्भर करता है और विश्वास में तर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विश्वास में हम लिखेंगे, विश्वास में तर्क हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नंबर 9 डिफरेंस है, कारण तथ्यों के जांच की प्रक्रिया है। कारण तथ्यों के जांच की प्रक्रिया है। नंबर 9 जो है, विश्वास के संबंध में कोई जांच संभव नहीं है। और नंबर 10 डिफरेंस है, कारण में हम लिखेंगे, कारण में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। कारण में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी होती है और विश्वास में व्यक्ति निष्ठता होती है। विश्वास में व्यक्ति निष्ठता होती है। तो ये हो गया, 4 डिफरेंस आपको पढ़ना था, मैंने चारों आपको बता दिया। 4 डिफरेंस आपको पढ़ना था। नॉलेज एंड स्कूल, नॉलेज एंड स्कूल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। टीचिंग एंड ट्रेनिंग पढ़ना था। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पढ़ना था। रीजन एंड बिलीफ पढ़ना था, जो आज हुआ। अब आगे है आपके सिलेबस में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी डिस्कवरी डायलॉग्स विथ रेफरेंस टू
philosophy of Gandhi and Tagore, DV and Plato। तो इस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एक्टिविटी डिस्कवरी डायलॉग विथ रिफरेंस टू फिलॉसफी ऑफ गांधी, टैगोर, डीवी एंड प्लेटो। तो इनको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है। आप लोग और भी दूसरे पेपर में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी आप जरूर पढ़े होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस शिक्षा में सीखने की समस्त सामग्री, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की समस्त सामग्री, पाठ्य वस्तु, क्रियाएं, अनुभव आदि सभी बालकों की प्रकृति, आवश्यकताओं, योग्यताओं, उनकी रुचि, अभिरुचि, उनकी मानसिक अवस्था के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें बालक को ही केंद्र बिंदु माना जाता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बालक को ही केंद्र बिंदु माना जाता है और इस सिद्धांत पर विश्वास किया जाता है कि पाठ्यक्रम बालक के लिए है। पाठ्यक्रम या शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा या पाठ्यक्रम के लिए है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालक को संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करके उसका बहुमुखी या सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए इसका संगठन, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का संगठन, बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में जब टैगोर, डीवी, विवेकानंद, रूसो पढ़ाया तो उन्होंने पाठ्यक्रम में ये बात को कहा था कि पाठ्यक्रम बालक की रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता, बुद्धि लब्धि, उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी अवस्थाओं के भी आधार पर होनी चाहिए, जिसमें शैशवकाल, बाल्यकाल और भी जो है उनके किशोरावस्था, हाँ युवावस्था, उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के बालक को 12 साल के बालक का पाठ्यक्रम दे दें और 12 साल के बच्चे को 5 साल के बालक का पाठ्यक्रम दे दें। तो हम कह रहे थे कि इस पाठ्यक्रम का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करके उसका बहुमुखी विकास करना। इसलिए इसका संगठन बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, योग्यताओं, रुझानों, क्षमताओं, दक्षताओं और कौशलों आदि के अनुसार किया जाता है। जेम्स एम ली ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। चाइल्ड सेंटर करिकुलम इज वन। जेम्स एम ली के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज वन विच इज कंप्लीटली एंड होली रूटेड इन द लर्नर। अब हम देखते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो दर्शन के रूप में
इस प्रकार की पाठ्यक्रम की संस्तुति रूसो ने की। बाद में पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, डीवी एवं मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी आदि ने इस पर बल दिया। भारत में महात्मा गांधी, भारतीय शिक्षण शास्त्रियों में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिज्जू भाई, विवेकानंद आदि दार्शनिकों ने भी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। गांधी जी ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण बालक के तीन प्रकार के गांधी जी ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए 3 प्रकार के वातावरण पर बल दिया। पहला था बालक के भौतिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम। बालक के भौतिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम बेस्ड ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। दूसरा है बालक के सामाजिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम। बालक के सामाजिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम बेस्ड ऑन सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। एंड तीसरा है क्राफ्ट आधारित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम। इसके अतिरिक्त डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली भी है। इसके अतिरिक्त डाल्टन प्रणाली है, प्रोजेक्ट प्रणाली है, जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। अब हम देखते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहला है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। दूसरा है क्रिया केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड। तीसरा है वयस्क जीवन की तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ। फोर्थ है लचीलेपन या विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेराइटी। नेक्स्ट है समवाय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगला सिद्धांत है सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है सामुदायिक केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। इसके अलावा भी है अवकाश के क्षणों का सदुपयोग का सिद्धांत, राष्ट्रीयता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत इत्यादि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। रुचि का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं। ये तो हो गया बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत हैं, जिसमें रुचि का सिद्धांत, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, वयस्क जीवन के तैयारी का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, सामुदायिक केंद्रीयता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत इत्यादि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। अब हम देखते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं, जिसमें पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण में पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है।
बालकों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण यह बालक को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह हो गया पहला गुण। दूसरा हम देखते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक के सैद्धांतिक पक्ष के अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात बालक को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा गुण है, यह पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व के विकास में योग देता है, व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। नंबर 4 है, यह पाठ्यक्रम बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वह बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसे भावी जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए तैयार करता है। नंबर 5 है, यह पाठ्यक्रम सीखने की क्रिया से संबंध स्थापित करता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सीखने की क्रिया से संबंध स्थापित करता है। इसके द्वारा कक्षा तथा कक्षा के बाहर भी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्राप्त होती है। तो ये हो गया बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण। अब हम देखते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या दोष हैं। बाल जिसमें पहला है डिमेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, डिमेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र, खोज की गहराई और विषय सामग्री की गाह्यता को सीमित करता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र, खोज की गहराई और विषय सामग्री की गाह्यता को सीमित करता है। गाह्यता मतलब ग्रहण करना। नंबर 2 है, इस पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और समस्याओं को ही केंद्र में रखा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह निर्धारण करना बहुत कठिन है कि बालकों की रुचियां, आवश्यकताएं और समस्याएं क्या क्या हैं, क्योंकि अलग अलग बालक के अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग समस्याएं होती हैं और अलग अलग आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक बालक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना संभव नहीं है। नंबर 3 डिमेरिट्स है, तीसरा डिमेरिट्स है, इस पाठ्यक्रम में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की बाल केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है, समाज को नहीं दिया जाता है, जबकि बालक को तो समाज में ही रहना है। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम समाज के प्रति विद्यालय के उत्तरदायित्वों को विशेष महत्व नहीं देता है। नंबर 4 डिमेरिट्स है, दोष है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का। इस पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके कारण अत्यधिक क्रियाशीलता का भय इसमें सदैव बना रहता है। अत्यधिक क्रियाशील होने से कभी कभी बहुत हानि भी होती है, बालक अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5 दोष है, डिमेरिट्स है, इस पाठ्यक्रम की सभी विशेषताओं को मानकर यदि विद्यालयों में इसे लागू किया जाए, इस पाठ्यक्रम की सभी विशेषताओं को मानकर यदि इसे विद्यालयों में लागू किया जाए
तो विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रम में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो है इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। एक तरह से बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का हम महत्व देखते हैं, जिसमें पहला है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरा है बालकों की क्रियाशीलता को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रेन, इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रेन, बालकों की क्रियाशीलता को महत्व। तीसरा है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग, रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग। चौथा है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पांचवा है बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 6 है कौशलात्मक विकास, स्किल डेवलपमेंट, कौशलात्मक विकास। नंबर 7 है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और लास्ट है नेक्स्ट 8 नंबर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। इन सभी महत्वों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, रीजन एंड बिलीफ में डिफरेंस, और बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ देखा, परिभाषा देखा, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को हमने देखा, सिद्धांत को जाना, बाल केंद्रित शिक्षा के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा के क्या महत्व है। इस बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व में हमने देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, बालकों की क्रियाशीलता का महत्व, रुचि पूर्ण शिक्षण अधिगम, प्रभावी शिक्षण अधिगम, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का कौशलात्मक विकास, बालक के कौशलों का विकास करना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इन महत्वों को हम विस्तार पूर्वक अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ रुचिपूर्ण लगा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।